हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बाबू कल डिस्कस कर लिए थे क्या सिलेबस किसका, क्लास 11th का। क्लास 11th का हम लोग सिलेबस देख लिए थे बाबू लोग। हम लोग जान गए थे कि क्या क्या पढ़ना हम लोग को क्लास 11th में। तो आज हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन क्लास लाए बाबू। इंट्रोडक्शन क्लास क्यों करवा रहे हैं बाबू? ताकि आप लोग अगर इंट्रोडक्शन क्लास कीजिएगा तो 110% बोलते बाबू उस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आपसे ईच एंड एवरी क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब देखिए, अगर 1.1 स्टार्ट किया बाबू तो 1.1 का इंट्रोडक्शन क्लास दिया जाएगा आपको। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा बाबू, एकदम इजीली बन जाएगा। तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं बाबू। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर में बाबू। देखिए बाबू, एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग को पढ़ना क्या है बाबू लोग? हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ना सेट्स के बारे में बाबू। पढ़ना ना सेट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना? सेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाबू कि सेट्स होता क्या। डेफिनेशन जानेंगे तो बाद अच्छा रहेगा। तो पहले अंग्रेजी बनते हैं, अंग्रेजी में जानते हैं क्या होता है सेट्स को। तो सेट्स क्या होता है बाबू कि इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये क्या बाबू? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अंग्रेज तो बन गए, ये समझ में आ गया कि सेट्स क्या है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब अपना लैंग्वेज में आते रहे बच्चा लोग। अपना लैंग्वेज में आने का मतलब है कि हम लोग जानते हैं ठेठ भाषा में कि सर ये तो अंग्रेज बन गया, हम समझ में आ गया कि इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। देखो बाबू, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? ये वेल डिफाइंड है, इसका मतलब होता है बाबू लोग कि does not vary from person to person। फिर सर अंग्रेज बना दिया आप, फिर लिख दिया डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखिए बाबू, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो उत्तर आपका होगा बाबू वो उत्तर मेरा भी होगा, वो उत्तर आपके दोस्त का भी होगा, वो उत्तर मेरे दोस्त का भी होगा, वो उत्तर आपके गुरुजी का भी होगा। सभी का उत्तर जो बाबू सिमिलर होगा। इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन बाबू, कि ये वेरी नहीं कर रहा है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू समझिए बाबू कि अगर आपसे बोले बाबू, हम एग्जांपल के थ्रू समझिए कि अगर आपसे हम बोले बाबू कि द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट, ये क्या बोला बाबू कि द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स बताना है। तो मान लीजिए आप तो बुर्बक नहीं है कि ए बी सी डी बोल देंगे। आपके अनुसार भी आंसर क्या होगा? ए ई आई ओ यू। और मेरे अनुसार भी क्या होगा? ए ई आई ओ यू। ये जो लिखे बाबू स्टेटमेंट द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये वेरी ही नहीं करेगा बाबू। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपका सबका आंसर क्या होगा? यही। आप मान लीजिए 11th क्लास का टॉपिक है, आप पूछने जाइएगा आप दूसरा क्लास के बच्चे के, तो थोड़े जानेंगे की है नहीं है सो है ना बाबू। आप मतलब जो जानता है लड़का वो किसी से पूछिए, आपका आंसर सिमिलर ही मिलेगा। सबका आंसर क्या होगा? ए ई आई ओ यू। समझ में आ गया? ये वेरी नहीं कर रहा बाबू। नेक्स्ट एग्जांपल के जरिए समझिए बाबू कि मान लीजिए आपसे बोला बाबू कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर which is less than 10। आपको बताना है बाबू प्राइम नंबर, कहां तक का बताना है? विच इज लेस देन 10, 10 से नीचे तक कर बाबू लोग। तो 10 से नीचे तक का
प्राइम नंबर क्या होता है बाबू? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो ये आंसर आपके अनुसार भी है, ये आंसर मेरे अनुसार भी है। मतलब ये जो जानता है प्राइम नंबर क्या होता है, उस लड़के से अगर आप पूछिएगा कि आप बता बाबू कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर विच इज लेस देन 10, तो पक्का बोलते हैं बाबू 2 बोलेगा, 3 बोलेगा, 5 बोलेगा और 7 बोलेगा, यही 4 नंबर बोलेगा। ये हम भी बोलेंगे बाबू, ये आप भी बोलिएगा अगर जानिएगा प्राइम नंबर के बारे में। तो मतलब ये आंसर वेरी नहीं कर रहा बाबू फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सबका आंसर क्या आ रहा है? इक्वल। इसीलिए ये भी क्या है? सेट्स है बच्चा लोग, ये भी क्या है? ये भी सेट्स है बाबू, ये भी सेट्स है। मान लीजिए आपसे पूछा बाबू कि द मोस्ट the set of two most dangerous animals in the world, animals in the world। अब देखो ना बच्चा लोग ये क्या कर रहा है कि द सेट ऑफ 2 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड में 2 खतरनाक जानवर के नाम बताना आपको। तो आपके अनुसार हो सकता है लायन और टाइगर होगा, मेरे अनुसार हो सकता है क्या होगा? बियर और डियर होगा। अब लड़के से पूछिएगा तो क्या कहेगी कि मेरा तो रैट है और कैट है, बिल्ली और चूहा से हमको सबसे ज्यादा डर लगता है, खतरनाक जानवर वो है। मतलब यहाँ क्या देख रहे बाबू कि आंसर जो है सो वेरी कर रहा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपके अनुसार कुछ अलग है, मेरे अनुसार कुछ अलग है, उसके अनुसार कुछ अलग है, उसके अनुसार कुछ अलग है, सबके अनुसार ये वेरी कर रहा है आंसर एक जैसा नहीं मिल रहा है। तो ये सेट्स होगा? नहीं होगा बच्चा लोग, ये सेट्स नहीं होगा, ये सेट्स नहीं है बाबू लोग। एक और एग्जांपल से समझिए बाबू। मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि द set of 2 most handsome actor लिखते हैं, handsome actor in India। ये क्या कह रहा बाबू कि द सेट ऑफ 2 मोस्ट हैंडसम एक्टर इन इंडिया। 2 आपको मोस्ट हैंडसम एक्टर के नाम बताना बाबू। आप बोलिएगा कि मेरा तो है सलमान खान, शाहरुख खान, हम बोलेंगे मेरा है जैकी चैन, और जैकी चैन तो नहीं, भारत का नहीं है जैकी चैन, मेरे लिए हो गया आपका सैफ अली खान और शाहिद कपूर। मतलब ये आंसर जो बाबू वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू, लड़की लोग से बोलेंगे तो पक्का फर्स्ट नाम क्या रहेगा? सलमान खान। तो ये आंसर जो है बाबू फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये भी स्टेट्स के अंतर्गत नहीं आएगा बाबू लोग। समझिए क्यों नहीं आएगा, तो समझ में आ रहा है बाबू लोग आप लोग का। आंसर वेरी नहीं करना चाहिए। अगर आंसर सभी के साथ, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा, सभी बच्चों के से क्वेश्चन पूछा है, अगर सभी आंसर का सिमिलर आ गया बाबू तो वो सेट्स के अंतर्गत होगा। और अगर सभी लड़का का आंसर वेरी कर रहा है तो वो सेट्स के अंतर्गत नहीं होगा। उसी तरह ये आंसर वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये सेट्स नहीं है बाबू लोग। अब ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था बाबू सेट्स के बारे में। यहां तक समझ में आया बच्चा लोग? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेट्स मतलब समझ गए कि सर सेट्स होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सर कि वेरी नहीं करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये समझ में आ गया, एग्जांपल के थ्रू समझ गए हम, कोई तक दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए बाबू। आते हम बाबू नेक्स्ट में, ये सेट्स के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए बाबू, अगर हम सेट्स के बारे में समझे कि क्या है तो उसको ये तो पता करना चाहिए कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू। तो याद रखिएगा बाबू लोग कि द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय The sets are represented by capital letter.
कैपिटल लेटर्स। सेट्स को बाबू रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। मान लीजिए अगर कोई सेट्स लिखेगा ना बाबू, आगे बताएंगे हम, तो आपको ऐसे लिखना होगा, ए समथिंग यहाँ कुछ कुछ लिखाएगा, बी समथिंग यहाँ कुछ कुछ लिखाएगा, मतलब ये लेटर जो बाबू कैपिटल रहना चाहिए। तो सेट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से बच्चा लोग। अब आते हैं बाबू लोग हम लोग कि सेकंड पॉइंट क्या कहता है बाबू? सेकंड पॉइंट कहता है कि द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड by a small letter। रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। ये क्या कर रहा है बाबू कि हम देखें, ये तो पता हो गया कि सेट्स को सब रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल लेटर से, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट अगर बाबू लोग ए बी सी ये कुछ भी आएगा बाबू, ये जो रहेगा ये स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चा लोग। समझ में आया? वही लिखे कि द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। मतलब जो सेट्स का एलिमेंट्स है बाबू, उसको कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से। यहां तक समझ में आया बाबू लोग? अब आते हम लोग एक चीज पढ़ते बाबू कि क्या पढ़ते हैं कि कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू क्या कहता है सर? जो यूज होगा बाबू एक्सरसाइज 1.1 में आपको सारा चीज बताया जाएगा बाबू। कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, इसको इंडिकेट किससे करते हैं बाबू? ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ये जैसा रहेगा बीच में तीर का निशान इस तरह। आप देखिए ये क्या कहता है बाबू। मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू समझिए, मान लीजिए आपके पास एक सेट दिया था बच्चा लोग, A इज इक्वल टू A 1 2 C D, इस तरह को सेट दिया है। ये बिलोंग्स टू क्या कहता बाबू? अगर मान लीजिए देखिए एक इसका अंदर A 1 2 C D इतना एलिमेंट है बाबू, तो अगर ऐसा लिखा हुआ मिले बाबू कि A बिलोंग्स कर रहा है, इस बात से क्या समझ में आया बाबू कि A जो है सो एलिमेंट है किसका? सेट्स A का। तो वही कहता बाबू बिलोंग्स का मतलब होता है कि वो उस सेट के अंदर है बाबू, यही होता है बिलोंग्स का मतलब। मान लीजिए अगर आपसे पूछे रहे बच्चा लोग कि ये बताइए ये बिलोंग्स कर रहा है क्या? तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है। किसे नहीं कर रहा हम लोग? ये जो है सो बिलोंग्स कर रहा है क्या? ए से नहीं बिलोंग्स कर रहा है। इस बात से क्या समझ में आया कि ये एलिमेंट में नहीं है किसका? ए का, क्योंकि ए के अंदर है कि नहीं है, तो ये नहीं है। फिर हम अगर लिखना चाहें बाबू कि डी बिलोंग्स टू ए, आप देखिए बाबू डी जो है सो ए के अंदर है कि नहीं? तो डी बिलोंग कर रहा है ए से। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है बाबू, ये कोई हार्ड एंड टफ कंसेप्ट नहीं था। कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू क्या कहता है बाबू कि जो सेट्स के अंदर एलिमेंट रहेगा उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। मान लीजिए रिप्रेजेंट करने का तरीका मतलब सेट्स और एलिमेंट के बीच का रिलेशन। जी देखिए बाबू ये क्या कर रहा है कि ए जो है सो बिलोंग्स कर रहा है ए से, कैपिटल ए से। इस बात से क्या समझ में आया आप लोग को कि जो ए है सो एक एलिमेंट है किसका बाबू? सेट्स ए का। उसी तरह यहाँ क्या बोला कि ई जो है सो बिलोंग्स नहीं कर रहा किससे? ए से। इसका मतलब ये समझ में आया बाबू कि ई जो है सो एलिमेंट्स नहीं है। किसका एलिमेंट्स नहीं है? सेट ए का। बस इतना ही समझना था आप लोग को। समझ में आ गया बाबू लोग? आते हैं नेक्स्ट बाब, नेक्स्ट पेज में बाबू। नेक्स्ट में समझना हम लोग को ये चीज समझ में आ गया, तीन चीज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सेट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रहता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से। अब बिलोंग्स टू का कांसेप्ट समझ में आ गया, यहां तक ठीक है बाबू? आते हैं नेक्स्ट में बाबू। नेक्स्ट में जानते हैं बाबू कि हमको सेट्स तो रिप्रेजेंट करना आ गया सर, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मेथड कितना है सर? कितना तरीका से हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो क्या पढ़ेंगे बाबू? मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, ऑफ रिप्रेजेंटिंग assets, asset।
ये क्या बोल रहा है बाबू कि मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, एक सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड है, कैसे कैसे हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए बाबू, सबसे फर्स्ट मेथड जो है बाबू उसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा मेथड करते हैं बच्चा लोग? फर्स्ट मेथड को हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट मेथड जो है बाबू उसको बोलते हैं क्या? रोस्टर और टेबुलर मेथड। रोस्टर या क्या बोलते हैं बाबू? टेबुलर मेथड। फर्स्ट में क्या है बाबू आपका? रोस्टर या टेबुलर मेथड। रोस्टर या टेबुलर मेथड क्या कहता है बाबू वो समझिए आप। देखिए, द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स, लिस्टिंग elements separated by commas, separated by commas within curly braces, within curly braces। सर अंग्रेज तो बन गया, अंग्रेजी भांज दिया आप, लेकिन हमको तो अपना लैंग्वेज में समझना है बाबू। तो समझिए इंग्लिश क्या कर रहा है? कह रहा है कि द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन कर्ली ब्रेसेस। मतलब आपको एलिमेंट लिखना है, लेकिन लिखना कैसे बाबू? एग्जांपल के थ्रू समझिए। अभी हम ऊपर लिखे थे ना बाबू कि द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अगर उसको हम रोस्टेड फॉर्म में लिखेंगे बाबू तो उस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ए ई आई ओ यू। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स को लिस्ट के अनुसार रखा गया। लिस्ट का मतलब क्या होता है? गिनती नहीं बोलता 1 2 3 4 5 6, इस तरह लिस्ट करके नहीं बोलता ये एक लिस्ट में आता है, ये दूसरा लिस्ट में आता है। तो इस तरह एलिमेंट को लिस्ट के अनुसार रखा है। लिस्ट लिखा हुआ बाबू कि लिस्टिंग एलिमेंट्स को लिस्ट बना के रखा है, वो क्या कहलाता है? रोस्टर या टेबुलर मेथड। इस मेथड में क्या होता है बाबू कि एलिमेंट्स को लिस्ट करके रखा जाता है। ये समझ गया? अलग अलग कॉमा विद इन सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा दिया बाबू, और विद इन कर्ली ब्रेसेस। इस चीज को क्या बोलते हैं बाबू? कर्ली ब्रेसेस। ये समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल समझते हैं बच्चा लोग। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए आपसे बोला गया है कि 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5। ये भी क्या? सेट बिल्डर सॉरी रोस्टर और टेबुलर मेथड के अंदर आया है। समझ में आ गया? मतलब ये सिंपल ही समझना बाबू, इतना कचरा पिचरा नहीं करना दिमाग को, सिंपल सा समझना। आपको रोस्टर या टेबुलर मेथड पूछे हमसे तो उसमें एलिमेंट्स को जो है तो लिस्ट करके रखा गया होगा कॉमास के जरिए। समझ में आया? तो चलते हैं हम लोग बाबू नेक्स्ट मेथड में। फर्स्ट मेथड को दिक्कत नहीं होगा बाबू। नेक्स्ट मेथड जाने से पहले एक चीज और जानिए बाबू, इसमें क्या कहता है, एक दो चीज और जानिए। देखिए बाबू इसमें क्या कहता है कि इन दिस मेथड, पॉइंट नंबर इसमें जो है सो ये फर्स्ट पॉइंट जानिए बाबू कि इन दिस मेथड order does not matter। ये क्या कह रहा बाबू कि इस मेथड में ऑर्डर जो है सो मैटर नहीं करता। ऑर्डर क्या करता बाबू? जैसे ए आई ओ यू लिखा ना, हम इस चीज को बाबू ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू लोग। पहले लिख दिए ई के, फिर लिख दिया आई के, फिर लिख दिया ओ के, फिर यू के और फिर ए के। ई आई ओ यू ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑर्डर मैटर ही नहीं करता। आप 1 2 3 4 5 लिखिए, या 5 4 3 2 1 लिखिए, या 3 4 2 1 ऐसे लिखिए, किसी तरह लिखिए बाबू। एलिमेंट सिर्फ पांचों के पांचों रहना चाहिए। यहां जैसे 5 एलिमेंट लिए तो 5 एलिमेंट रहना चाहिए। ये कोई इफेक्ट नहीं करता किसमें?
रोस्टर मेथड में बाबू याद रखिएगा, रोस्टर और टेबुलर मेथड में एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है सो मैटर नहीं करता है। आप किसी तरह लिखिए कोई दिक्कत नहीं, किसी को आगे लिखिए किसी को पीछे लिखिए कोई मतलब नहीं है इससे। समझ में आया बाबू? सेकंड क्या कहता है, सेकंड पॉइंट इसमें याद रखने वाली बात जो है वो कहता है बाबू कि इन दिस मेथड the repetition of element elements have no effect. अब ये इंग्लिश में क्या बात है सर, जो क्या कह रहा बाबू कि इन दिस मेथड द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स हैव नो इफेक्ट। मतलब बाबू अगर देखिए मान लीजिए इस चीज देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, अगर हम इसको लिख दें बाबू 1 1 2 2 3 4 5 5 तो भी ये कोई दिक्कत नहीं करेगा बच्चा लोग। दो चीज समझना वाला बाबू किसमें, रोस्टर और टेबुलर मेथड में। ये चीज तो समझ में आ गया कि इसमें जो एलिमेंट्स है ये सेट्स के अंदर एलिमेंट्स जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिस्ट करके, एलिमेंट्स को लिस्ट करके बाबू। ये चीज समझ में आ गया। दो पॉइंट इसमें क्या समझना है बाबू, पहला पॉइंट ये है कि इसमें ऑर्डर मैटर ही नहीं करता है, मतलब आप किसी को आगे किसी को पीछे लीजिए कोई मतलब नहीं इससे, ये सब इक्वल होता है। और सेकंड चीज ये समझना है कि अगर किसी सेट्स के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट किया जा रहा है तो भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा सेट्स को। ये देखिए बाबू 2 बार 1 लिखा गया, 2 बार 2 लिखा गया, 2 बार 5, ये इक्वल है बाबू इससे के 1 2 3 4 5 के। ये कोई रिपीटेशन भी कोई मतलब ये जो सेट्स लिखा हुआ है इसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा बाबू, ये रिपीटेशन समझ में आ गया। ऑर्डर है ना ये रिपीटेशन कोई इफेक्ट नहीं करता है सेट्स को, कोई बर्बाद नहीं कर सकता सेट्स को। ये समझ गए बाबू? आते हम लोग फर्स्ट में क्या पढ़ लिया, रोस्टर और टेबुलर मेथड। सेकंड में हम लोग चलते हैं, सेकंड है बाबू सेट बिल्डर मेथड। सेकंड कौन सा बाबू लोग, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड। अब ये सेट बिल्डर मेथड क्या करता है सर, देखो सेट बिल्डर मेथड कहता है बाबू कि द सेट, इंग्लिश में अंग्रेजी बनते बाबू, द सेट इज डिस्क्राइब्ड, द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। एग्जांपल के तो समझिए बाबू, ये क्या कर रहा बाबू कि द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। इसमें मतलब एलिमेंट्स को लिस्ट करके नहीं लिखा हुआ मिलेगा बाबू, समय थोड़ी मिलेगा, समय में लिखा मिलता तो सभी का रोस्टर और टेबुलर मेथड नहीं कहते हैं, इसका नाम क्या दिया, सेट बिल्डर मेथड। इसमें जो है सो एलिमेंट का कैरेक्टर लिखा हुआ रहेगा। जैसे देखिए बाबू इसमें इस तरह रहेगा बाबू, मान लीजिए हम ले लिए ए, एक सेट है वो एक्स एलिमेंट है बाबू, सच दैट किस प्रकार है, सच दैट किस प्रकार है, ये सच दैट का दिखाता बाबू। इस तरह भी लिख सकते हैं सच दैट को और इस तरह भी लिखा जाता है सच दैट को। समझ में आ रहा है बाबू लोग? तो x सच दैट x 1 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 5 लिख देते बाबू। और यहां जो x है वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ये हो गया बाबू आपका क्या चीज, सेट बिल्डर मेथड। इसमें एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिखा हुआ कि नहीं मिला लिखा हुआ बाबू। इसमें कैरेक्टर लिखे हैं, किसका कैरेक्टर लिखे हैं, एक्स का, कि एक्स जो है सो 1 से लेकर 5 तक है। एक्स कौन क्या चीज है एक्स, तो एक्स जो है सो एक नेचुरल नंबर है। ये बताएंगे अभी हम कौन सा मतलब एन को क्या लिखते हैं, डब्ल्यू को क्या लिखते हैं नंबर्स के फॉर्म में, वो बताएंगे बाबू। एक्स जो है सो बिलोंग्स किससे करा, नेचुरल नंबर
नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो जो ये क्या बोला कि x जो है 1 से लेकर 5 तक है, और x बिलोंग्स कहां कर रहा है? नेचुरल नंबर से। मतलब यहां एलिमेंट्स को लिस्ट करके नहीं लिखा गया है, ये देखे कि नहीं, ये इसमें क्या किया गया है कि एलिमेंट्स को कैरेक्टर लिखा हुआ बाबू, देखिए ना, कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स का कैरेक्टर लिखा हुआ। यहाँ कहीं लिखा हुआ कि 1 2 3 4 5 करके नहीं लिखा हुआ बाबू, यहाँ कैरेक्टर लिखा हुआ है इसका। ये बात समझ में आ गया? एक और एग्जांपल से समझते हैं बाबू। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है कि x such that x is a vowel, is a vowel। क्या लिखे? x such that x is a vowel। तो वोवेल कितना तो ए आई ओ यू वह होगा, तो इसका कैरेक्टर लिखे बाबू। समझ में आ रहा है ना? ये कैरेक्टर लिखे हैं, ये हम एलिमेंट को लिस्ट करके नहीं लिखे। अगर एलिमेंट को लिस्ट करके लिखेंगे तो वो किसमें चल जाएगा? रोस्टर और टेबुलर मेथड में। और सेट बिल्डर मेथड में क्या कहता है बाबू कि एलिमेंट्स का कैरेक्टर लिखना है। ये समझ में आ गया? सेट्स को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका बाबू, पहला आपका रोस्टर और टेबुलर मेथड, दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। और रोस्टर या टेबुलर मेथड क्या करता है बाबू कि एलिमेंट को लिस्ट करके लिखा जाता है, उसमें जो है सो ऑर्डर इफेक्ट नहीं करता है, ना ही रिपीटेशन वो इफेक्ट करता है। दूसरा क्या बाबू? कैरेक्टर, क्या बोलते हैं इसको? सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड क्या करता है बाबू कि इसमें एलिमेंट्स को लिस्ट करने के बजाय, लिस्ट नहीं करता इसमें एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी लिखते हैं, कैरेक्टर लिखते हैं। समझ में आ गया? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। आप देखिए बाबू, आप लोग कुछ जानिए यहां, वो क्या जानना है? जैसे बाबू यहां लिखा मैक्स बिलोंग्स टू n, तो n क्या है? नेचुरल नंबर। देखिए बाबू, इसमें सेट्स में बहुत यूज होगा। क्या यूज होगा बच्चा लोग कि मान लीजिए आपसे अगर पूछा नहीं क्या का यूज होगा, सो देखिए some symbols which are used to denote sets, to denote सेट्स। मतलब आपको अगर n लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। समझ गए बाबू? देखिए कुछ जानिए पहले आप लोग। मान लीजिए बाबू आपके पास लिखा हुआ मिले n है, तो n से क्या समझना है बच्चा लोग? n से समझना है कि ये क्या है? ये है आपका the set of all natural number। समझ में आ रहा बाबू लोग? अगर n लिखा हुआ मिले तो आप लोग तुरंत समझ जाइए, क्या समझिए कि ये नेचुरल नंबर का सेट्स है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। समझ में आ गया? उसी तरह अगर आपको w लिखा हुआ मिले बाबू लोग, तो क्या समझना है? तो समझना है आपको कि द सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर। ये अगर W लिखा हुआ मिले तो क्या समझना है कि द सेट ऑफ ऑल होल नंबर है। अच्छा बाबा, आप लोग को ये समझ में आ रहा है ना कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 से इंफिनिटी तक जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। लेकिन वहीं अगर W लिखा हुआ मिले तो क्या होता है? होल नंबर। वैसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा लोग। यहां तक समझ में आ गया? आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। एन डब्ल्यू समझ गए? एन डब्ल्यू समझने के बाद आई आता बाबू, या इसको जेड बोलते हैं। ये क्या दिखाता है बच्चा लोग? ये दिखाता है आपका द सेट
of all integers। ये क्या दिखाता है पुत्र लोग कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब कहीं भी आपको आई या जेड देखने को मिल गया तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। फिर बाबू हो गया आपका एन हो गया, डब्ल्यू हो गया, आई हो गया। अब क्यू देखिए बाबू, क्यू क्या होता है बच्चा लोग, क्यू आपका होता है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। बाबू रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सेट में बाबू, क्यू से, रैशनल नंबर। अगर मान लीजिए बाबू क्यू के ऊपर अगर सी लिखा हुआ मिले तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा लोग, क्यू के ऊपर अगर सी लिखा हुआ मिले तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, द सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर। बाबू ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इर्रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को। अगर आपको मिल गया बाबू देखने को आर, तो आर किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा लोग, आर जो है सो किसको रिप्रेजेंट करता है पुत्र लोग, तो आर जो है सो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रियल नंबर। और अगर आपको अगर देखने को मिल गया है सी, तो ये किसको देखने को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है पुत्र लोग, ये करता है आपका द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ रहा पुत्र लोग यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए बाबू लोग, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ये टोटल आपका एक उधर क्या था, एन से नेचुरल, डब्ल्यू से होल नंबर, आई और जेड से इंटीजर्स, क्यू जो है रैशनल नंबर, क्यू के पावर रहेगा सी में तो ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर, आर रहेगा तो रियल नंबर और सी रहेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक समझ में आ गया। अब आइए बाबू हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं, तब ना पता चलेगा कि सर क्या मेमोरी कटर बताएं सो समझ में आ रहा है कि नहीं। सो देखिए बाबू क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमको सॉल्यूशन लिखना होगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे बाबू तो फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, इसको मिल सकता है बच्चा लोग 2x माइनस का x और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक को दो तकलीफ नहीं होना चाहिए बाबू लोग। अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2, और यहां अगर माइनस 1 कॉमन लिए तो ये क्या बचेगा, x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या बन गया बाबू, x माइनस का 1 इंटू में x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो x का 2 वैल्यू आ गया बाबू लोग, क्या आया 1 और माइनस 2। अब इसको हमको लिखना किस में बाबू, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेगा, कुछ ना ब्रैकेट करली ब्रेसेस डालिए, एक एलिमेंट लिखिए, फिर कॉमा डालिए और सेकंड एलिमेंट लिख दीजिए, खत्म कहानी, हो गया ये। समझ में आ गया। आते बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द सेट पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इतना इन द रोस्टर फॉर्म। आपको बताना है बाबू कि पॉजिटिव इंटीजर्स बताना है जो x स्क्वायर लेस देन x स्क्वायर लेस देन 40 रहे बाबू। तो किसका किसका स्क्वायर जो है बाबू 40 से कम रहेगा इंटीजर्स में, और इंटीजर्स में कौन रहना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एक 1 हो गया बाबू, 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है बाबू, याद रखिएगा, दिमाग में खोपड़िया में घुसा लीजिएगा। तो कहां से स्टार्ट हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। अगर 7 करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है पुत्र लोग, 49। तो क्या 49 जो है सो 40 से छोट है, गलत बात ना है बाबू। तो 6 तक होगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इसको आप करली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दीजिए, कॉमा डालिए दिए, तो हो गया किसमें, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिस्ट करके और कोमा से सेपरेट करके करली ब्रैकेट से लगा देते हैं। सेट्स को किसी भी रिप्रेजेंट कीजिएगा बाबू, ये करली ब्रेसेस रहेगा, सेट बिल्डर मेथड में भी रहेगा, किसी में भी रोस्टर मेथड में भी रहेगा। समझे, ये करली ब्रेसेस तो कॉमन है, बाकी रोस्टर में रहेगा तो एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल लिस्ट करके लिखना,
कॉमा दे देके और उसमें जो है सेट बिल्डर मेथड में कैरेक्टर लिखना है बाबू एलिमेंट्स का। यहां तक समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6 और तो नहीं होगा कुछ। आते हैं बच्चा लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू लोग कि राइट द सेट ए इतना दिया है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो बाबू ये दिया किसमें? रोस्टर मेथड में। हमको लिखना किसमें बाबू लोग? सेट बिल्डर मेथड में। कैसे लिखेंगे? अब देखिए आपको अपने से सोचना बाबू इसमें। हम मान लीजिए एक सेट ए दिया है तो ए ले लिए इज इक्वल टू, अच्छा बाबू यहाँ एक चीज देख नहीं रहे आप कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहा नहीं कर रहा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं बाबू? तो हम लिख दिए कि x such that x is equal to n स्क्वायर। और n क्या है बाबू? n बिलोंग्स कर रहा है किससे? नेचुरल नंबर से। ये लिखने में कोई तकलीफ है? x एक प्रॉपर्टी, मतलब हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं बाबू या कैरेक्टर लिख ले x का, तो x है क्या? n स्क्वायर है। और n कहां क्या बिलोंग कर रहा है? तो n जो है से एक नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। तो 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर सबका स्क्वायर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये लिखा किसमें गया बाबू? ये आपका था रोस्टर मेथड में और ये हो किसमें गया? सेट बिल्डर मेथड में। क्यों सेट बिल्डर मेथड में? क्योंकि इसमें जो है सो x का नंबर नहीं लिखे लिस्ट करके, हम इसमें x का कैरेक्टर लिखे ना बच्चा लोग। तो ये समझ में आ गया? आते बाबू लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की कर रहा बाबू लोग कि ये दिया है 10 सेट इतना 10 सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें भी क्या कर रहा है कि इस चीज को ये दिया किसमें? रोस्टर मेथड में। हमको लिखना किसमें बाबू लोग? सेट बिल्डर मेथड में। किसमें लिखना? सेट बिल्डर मेथड में। कैसे लिखेंगे देखिए, मान लीजिए बाबू देखिए यहां पे हम लोग एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि एक सेट ले लिए, उसके अंदर x सच दैट x जो है सो इस प्रकार है बाबू लोग, x इज इक्वल टू n बाय n प्लस 1। और जो n जो है सो n कहां से कहां तक बाबू? 1 से लेस देन इक्वल टू n और लेस देन और इक्वल टू 6। और जो n है वो किससे बिलोंग्स कर रहा है? नेचुरल नंबर से। n जो है सो किससे बिलोंग कर रहा है? n जो है सो बिलोंग्स कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से। समझ में आया? देखिए वही चीज लिखे बाबू, n जो है से 1 से लेकर 6 तक है बाबू, और n बिलोंग्स किससे पे कर रहा है? नेचुरल नंबर में। अगर मान लीजिए 1 लिखते बाबू तो 1 बाय 1 प्लस 1 1 बाय 2 हो गया, 2 लिखते बाबू तो 2 बाय 3 हो गया, 3 बाय 4 हो गया, 4 बाय 5 हो गया, 5 बाय 6 हो गया और 6 बाय 7 हो गया। 6 तक लेना है बच्चा लोग, हमको 7 तक पहुंचना नहीं है, क्योंकि 7 लेंगे तो 7 बाय 8 हो जाएगा जो है नहीं यहाँ। समझ में आया? तो ये लिखा किसमें गया? ये किसमें लिखा गया बाबू लोग? ये लिखा गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। हमको वही पूछा क्वेश्चन के सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, ये लिखा किसमें था? रोस्टर फॉर्म में। आते बाबू लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा लोग? देखिए ये क्वेश्चन दिया, मैच द क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैच द सेट्स ऑफ द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑफ द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमको बताना है, देखो इस साइड जो है बाबू से सारा एलिमेंट किसमें लिखला है बच्चा लोग? इसमें सारा एलिमेंट लिखल है किसमें? रोस्टर मेथड में बाबू। और इसमें किसमें लिखल है? ये वाला सेट बिल्डर मेथड में। आपको बताना है कि ये किसके साथ मैच करेगा बाबू। अब देखिए फर्स्ट वाला क्या है बाबू? फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला किसके साथ मैच करेगा? देखिए फर्स्ट में क्या लिखा बाबू? प्रिंसिपल, PRINCIPL। तो किसका लेटर बाबू? प्रिंसिपल। यहाँ पूरा आसान सा है, क्या लिखा है कि X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। अब बोलिएगा सर यहाँ PRINCI नहीं लिखा है बाबू, फिर P भी नहीं लिखा है, फिर AL लिख दिया, तो IP करने से हटा दिए सर। तो हमको बताएं बाबू अभी तुरंत, आपको क्या बताएं कि आपको रोस्टर मेथड में वर्ड का रिपीटेशन कोई इफेक्ट नहीं करता बच्चा लोग। इस चीज को आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। अभी हम करके दिखाएं बाबू कि 1 2 3 4 5 को रिपीट करके दिखाएं हम, तो यहाँ लिखा है रिपीट करके, तो इसको हटा के भी नहीं लिख सकते हैं। रिपीटेशन कोई इफेक्ट नहीं करता, याद रखिएगा, खोपड़े में घुसा लीजिएगा कि रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट हैज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं करता है। पहला चीज। दूसरा चीज है कि ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, आगे पूछे ककरो लिखिए कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? तो पहला किसके साथ मैच करेगा बच्चा लोग? डी के साथ। तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी के साथ हो जाएगा। दूसरा का
दूसरा का किसके साथ मैच करेगा बाबू? दूसरा का क्या बोल रहा है कि जीरो है, जीरो। जीरो कब आ सकता है? देखिए यहां आ सकता है बाबू, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें x + 1 = 1, तो ऐसे ये 1 उधर जाके क्या हो गया? जीरो। जीरो ओवर है बचवा लो, तो x जो दूसरा का ऑप्शन है वो किसके साथ भिड़ेगा बाबू लोग? c के साथ, तो c हो गया। समझ में आया ना बचवा लोग? आप देखिए तीसरा का साथ भिड़ेगा। तीसरा में क्या कर रहे बाबू लोग कि 1 2 3 6 9 और 18, 1 2 3 6 9 18, ये क्या है बाबू? डिवाइजर है किसका? 18 का। डिवाइजर का मतलब क्या होता है कि 18 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, वो बोलता है डिवाइजर। तो डिवाइजर है। और देखिए यहां बोला बाबू, ये जो 1 2 3 6 9 18 जो है सो पॉजिटिव डिवाइजर है। 18 को तो -1 भी कर सकता है, -6 भी कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव ये जो है सो कोनो भी नंबर नेगेटिव में देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। 18 का डिवाइजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये किसके साथ मैच करेगा? किसका बाबू लोग? ए के साथ। फोर्थ नंबर क्या कहता है बुद्ध लोग? फोर्थ नंबर कह रहा है कि 3 और -3। तो 3 और -3 कब आएगा? देखिए इक्वेशन बी नंबर इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा बाबू, तो ये बचेगा बाबू x² - 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं x 3 का स्क्वायर बाबू। अब देखिए ये क्या बन गया? a² - b²। ये क्या बना? x माइनस का b इंटू में x प्लस का b इज इक्वल टू क्या कर बोल लो? 0। तो एक बार x का वैल्यू 3 आएगा, एक बार x का वैल्यू -3 आएगा, और यहाँ दियल भी क्या है? 3 और -3। इसका मतलब कि फोर्थ नंबर का ऑप्शन कौन सा नंबर हो जाएगा ना पुत्र लोग? फोर्थ का जो है सो चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। यहां तक समझ में आया बाबू लोग? फोर्थ का नंबर किस में जाएगा? बी में। ये आराम से आप लोग ये जो 20 या 30 40 मिनट का जो वीडियो बना आराम से बैठ के देखिएगा, बारीकी से बाबू लिख के देते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में कोई तकलीफ नहीं होगा। लिख चैलेंज है बाबू आप लोगों के साथ, अगर तकलीफ होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आज के लिए इतना है बाबू, फिर मिलता है कल जो हम इसका चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर देंगे बाबू। उसको सब ईच एंड एवरी क्वेश्चन करवाया जाएगा आपसे, एंड आपसे रिक्वेस्ट है पहले खुद से ट्राई कीजिएगा बाबू। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।